दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी तक फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स और एंट्रेंस एग्जाम को लेकर कोई फाइनल गाइडलाइंस तो दी नहीं है, वो गाइडलाइंस चेंज होती जा रही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एंट्रेंस नहीं होगा, एंट्रेंस तो ज़रूर होगा। तो हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो आज हम एंट्रेंस एग्जाम्स में जो सीआरपीसी पूछा जाता है उन सीआरपीसी को का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। ये जो सीआरपीसी का पार्ट 3 हम डिस्कस करने वाले हैं ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स और बाकी एंट्रेंस एग्जाम में भी यूजफुल है, बट ज़्यादा यूजफुल ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए है। तो इसी के साथ अगर आपने बाकी के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट मेक श्योर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड से। हमारा फर्स्ट वर्ड है एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्डर वर्ड का सबसे पहले हमें मीनिंग समझना ज़रूरी है, और ये जो सीआरपीसी में गिवन है इसके बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम यूजुअली सुनते हैं जैसे कि अगर अरेस्ट वारंट निकला है, अरेस्ट वारंट निकलते ही यहाँ पे लोगों को टेंशन हो जाती है कि अब उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो अब कुछ लोग ऐसे होते हैं या कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे जो अरेस्ट होता है, अरेस्ट से बचने के लिए लोग वहाँ से भाग जाते हैं या कहीं पर छुप जाते हैं। तो ऐसी ही कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में कोर्ट कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स को देखता है और रीजनेबल ग्राउंड्स को देखने के बाद वो जो उन्हें करार किया जाता है उस पर्सन को उसको एब्सकॉन्डर के तौर पे जाना जाता है। अब हम इसकी डेफिनेशन के तौर पे देखते हैं कि एक पर्सन हु एवेट्स द वारंट ऑफ अ अरेस्ट एंड फ्रस्ट्रेट द कोर्ट बाय पेंडिंग द ट्रायल, यानी कि जिस पर्सन के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकल गया है और वो पर्सन जो है उसको ट्रायल के लिए प्रेजेंट होना है, लेकिन यहाँ पे वो पर्सन क्या करता है कि कोर्ट का ट्रायल उसके बिना पूरा नहीं हो सकता, तो वो यहाँ पे मिसिंग हो जाता है, अरेस्ट वारंट से बच के भागता है या तो उसके परिवार वालों ने उसे छुपाया होता है, कुल मिला के वो प्रेजेंट नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट जो है 30 डेज का 30 दिनों तक इंतजार करता है और उसके बाद यहाँ पे इस इंतजार के बाद कुछ रीजनेबल एविडेंसेस को देखता है और रीजनेबल ग्राउंड्स को देखता है कि ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं जिसकी वजह से वो प्रेजेंट नहीं हो पा रहा। तो अगर ऐसी कंडीशन में ये हमें देखने को मिलता है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, जानबूझकर छुप रहा है और ट्रायल कंप्लीट नहीं होने दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसे एब्सकॉन्डर बोला जाता है, यानी कि एक फरार व्यक्ति। अब इसके साथ ही ये इस पे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें वो है कस्टोडियल डेथ, यानी कि जो कस्टोडियल डेथ है, हम कस्टडी में वो वायलेंस के बारे में काफी ज्यादा सुनते हैं। पहले कस्टोडियल डेथ, तो जो कस्टोडियल डेथ होती है जनरली काफी वायलेंस हमें सुनने को मिलती है। अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें डे बाय डे हमें सुनने को मिलता है तिहाड़ जेल में किसी कैदी के साथ वायलेंस हुई है, किसी को मारा है या किसी पे अटैक हुआ है। ऐसी कंडीशंस में इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, अब ये वायलेंस तो नहीं, अगर डेथ हो गई है तो क्या प्रोसीजर होगा, क्योंकि डेथ में जो हमारा अक्यूज्ड पर्सन होता है या कन्विक्ट पर्सन होता है वो पर्सन ही नहीं रहता, और ऐसे में वो उसने कोई ऑफेंस तो किया होता है, तो जो ऑफेंस करता है वो उस पर्सन की ही अगर डेथ हो जाती है तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ पे उसके पास क्या क्या राइट्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं और यहाँ पे कुछ सेक्शंस को भी ऐड किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे सीआरपीसी में कुछ सेक्शन को ऐड किया गया है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी, जो सेक्शन 154 सीआरपीसी है वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एफआईआर की बात करता है। जनरली एफआईआर अगर हम देखें तो सीआरपीसी में उसके लिए स्पेशल कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन हम सेक्शन 154 को ही यहाँ पर एफआईआर से रिलेट करते हैं। तो अगर किसी पर्सन की डेथ हुई है कस्टडी में
तो यहाँ पे सबसे पहले उसकी FIR जरूर लिखी जाएगी। और ये जो FIR है ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ये मैंडेटरी पावर है, यानी कि जरूर लिखी जाएगी। अब इसके साथ ही लिखे जाने के साथ इसका पूरा प्रोसीजर जरूर होगा। और 154 में जो एक और क्वेश्चन है वो पूछा जाता है इससे रिलेटेड, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जहां पर जो पुलिस होती है वो ऑफेंडर को बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है। और इसके साथ ही हमारा नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में यहाँ पे वारंट की जरूरत पड़ती है। आप इसे ट्रिकी वे में भी याद कर सकते हैं। कॉग्निजेबल के आगे कुछ नहीं लगा तो पुलिस को भी अरेस्ट करते हुए किसी चीज की जरूरत नहीं है, और नॉन कॉग्निजेबल के आगे नॉन लगा है तो यहाँ पे पुलिस को अरेस्ट करते हुए वारंट की जरूरत है। ये सिर्फ ट्रिकी वे है, बाकी यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में कि इनके मीनिंग क्या होते हैं। आपको अभी आगे के पार्ट्स पूरे देखने हैं, ये वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि इसमें हम कुछ CRPC के अलावा 1-2 टर्म्स और ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो पूछे जाते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है यहाँ पे ब्लैक वारंट। ब्लैक वारंट क्या होता है और यहाँ पे इसे और किस नाम से भी जाना जाता है? तो सबसे पहले जो ब्लैक वारंट होता है वो हमारा 42nd फॉर्म से रिलेट करता है, जो कि क्या कहता है, डेथ सेंटेंस के बारे में कहता है। डेथ सेंटेंस जिस पर्सन को दिया जाता है उसमें ये लिखा जाता है इस फॉर्म के अकॉर्डिंग कि उस पर्सन को तब तक हैंग करना है जब तक उसकी डेथ ना हो जाए। और इस फॉर्म पर जो यहाँ पे जिस मजिस्ट्रेट ने ट्रायल चलाया होता है उस मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर ज़रूरी होते हैं, और उसमें जिस ऑफेंडर के लिए, जिस कन्विक्ट के लिए यहाँ पे ये ब्लैक वारंट आता है उसका नाम और यहाँ पे ऑफेंस और बाकी सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। तो यहाँ पे ब्लैक वारंट और डेथ सेंटेंस एक ही है। ब्लैक वारंट के अंदर डेथ सेंटेंस को मेंशन किया जाता है, इसका फॉर्म नंबर है 42nd फॉर्म नंबर। तो इसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन और प्रोसिक्यूटर दोनों में थोड़ा सा फर्क है। प्रोसिक्यूशन बेसिकली क्या होता है, द इंस्टीट्यूशन एंड कंडक्टिंग, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन या जो लीगल प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट कराता है, एक इंस्टीट्यूशन जो लीगल प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करा रहा है एक ऐसे पर्सन के अगेंस्ट जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस होते हैं, यानी कि जिस पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है उस पर्सन के अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस तो लगने ही होते हैं, लेकिन उन क्रिमिनल चार्जेस को जो स्टार्ट करता है, जो उनका इंस्टीट्यूशन करता है, वो प्रोसिक्यूशन, वो प्रोसेस प्रोसिक्यूशन कहलाता है। और यहाँ पे प्रोसिक्यूटर वो होता है जो ये करता है, यानी कि वो ऑफिसर होते हैं प्रोसिक्यूटर। अब इसके साथ ही यहाँ पे इसमें क्रिमिनल चार्जेस इंपॉर्टेंट है। अब पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी, तो पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में डिफरेंस क्या होता है? जब किसी पर्सन, जब कोई ऑफेंस कमिट होता है या कोई क्राइम होता है तो उस वक्त पुलिस उस पर्सन को, एक पर्सन को अरेस्ट करती है। जिस भी पर्सन को पुलिस अरेस्ट करती है वो जरूरी नहीं है कि उसने ऑफेंस किया हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि उसने ऑफेंस नहीं ही किया हो। तो जिसको सस्पेक्शन के बेस पे, यानी जिस सस्पेक्टेड पर्सन को अरेस्ट किया जाता है वो पुलिस कस्टडी में उसे रखा जाता है, और उस सस्पेक्टेड पर्सन को जब पुलिस कस्टडी में रखा जाता है उसके बाद विदिन 24 आवर, और इस 24 आवर में यहाँ पे जो ट्रेवलिंग टाइम है उसको एक्सक्लूड रखा जाता है। इन 24 आवर में उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, जिसके पास मजिस्ट्रेट के पास ज्यूरिसडिक्शन हो, तो उसे विदिन 24 आवर प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद मजिस्ट्रेट डिसाइड करते हैं कि उसे जुडिशियल कस्टडी में रखना है या नहीं रखना है, या तो उसे रिमांड पर भेजना है। तो यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर ये पावर होती है कि वो उसे जुडिशियल कस्टडी में रखे या उसको अगेन पुलिस कस्टडी में भेजे।
तो ये सभी यहाँ पे चीज़ें मैटर करती हैं। इसके साथ कुछ और भी यहाँ पे वर्ड होते हैं जो इंडियन एविडेंस के हैं, तो यहाँ पे मैं उनको कवर करूंगी क्योंकि वो जनरली पूछे ही जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि चीफ एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन जो है उसका क्या मतलब होता है। जैसे कि मान लीजिए एक विटनेस है, जिस विटनेस को बुलाया गया है, इस विटनेस को दो पार्टीज होती हैं, सपोर्टिव पार्टी और यहाँ पे अपोजिशन साइड होती है। मान लीजिए इस साइड ने इसको बुलाया है, ये विटनेस इनकी तरफ का है। जब इस विटनेस से यही एडवोकेट यही जो है ये सवाल क्वेश्चन करते हैं, तो ये हो जाता है चीफ एग्जामिनेशन। और ये इसी कंडीशन में जब यहाँ पे जो अपोजिट पार्टी होती है, यानी कि जो अपोजिशन यहाँ पे एडवोकेट होते हैं, वो जब इस विटनेस से क्वेश्चन करते हैं तो उसे क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। ये सिर्फ एंट्रेंस पर्पस के लिए है, सेमेस्टर पर्पस के लिए नहीं है। तो ये जब ये क्वेश्चन करते हैं ये चीफ एग्जामिनेशन होता है, और जब ये क्वेश्चन करते हैं तो ये क्रॉस बन जाता है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा एंड स्टे वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू।